Next topic is special majority. So, in chapters on election, executive and judiciary, we have come across the provisions that require special majority. तो जब मैं आप लोगों को इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये चैप्टर का जब मैंने लेक्चर लिया था तो उसमें बहुत जगह पे मैंने स्पेशल मेजोरिटी शब्द का इस्तेमाल किया. इस चैप्टर में भी मैं अभी अभी आपको स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा राज्यसभा में उसकी बात कर रहा था. सो लेट अस रिपीट अगेन व्हाट स्पेशल मेजोरिटी मीन्स. तो स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है, हम इसको फिर से समझ लेते हैं. Ordinarily, all business of the legislature requires that a motion or resolution or a bill should get support of a simple majority of the members voting at the time. So सामान्यतः क्या होता है कि लेजिस्लेचर के जितने भी कार्य हैं ना, बिजनेस है, दैट रिक्वायर्स ए मोशन और रेजोल्यूशन, वो शुड गेट ए सपोर्ट ऑफ सिंपल मेजोरिटी. मतलब सिंपल मेजोरिटी मतलब कि जितने लोग हैं उससे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए 50% से ऊपर. सो सपोज दैट एट द टाइम ऑफ वोटिंग ए बिल, जब बिल के वोट हो रहा है, जिस उस पर बिल पे वोटिंग हो रही है, तो 247 मेंबर्स वेयर प्रेजेंट. उस समय सपोज दैट मान लिया जाए कि जब वोटिंग हो रही है उस समय 247 मेंबर्स उपस्थित है इन द हाउस में, एंड ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन द वोटिंग ऑन द बिल. और 247 लोग जो जितने उपस्थित हैं उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया. देन द बिल वुड बी पास्ड इफ एटलीस्ट 124. सो तो इस बिल को माना जाएगा कि ये बिल को पारित माना जाएगा एटलीस्ट 124 मेंबर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द बिल. तो अगर 124 सदस्य जो है उससे उस बिल के सपोर्ट में वोट कर दिए तो वो मान लिया जाएगा. 247 का हाफ क्या है, 247 का हाफ इज 123.5. सो 123.5 मतलब 50% से ज़्यादा. सो 123.5 इज 50%. सो 50% से ज़्यादा क्या होगा, 124. सो अगर ये सिंपल मेजोरिटी का मतलब है सिर्फ 50% से ज़्यादा होना चाहिए. तो जितने लोग सदस्य वहाँ उपस्थित थे और वोटिंग में पार्टिसिपेट किया उसमें से 50% से ज़्यादा लोगों ने अगर वोट उसमें सहमति दे दी है तो वो बिल पारित माना जाएगा. बट नॉट सो इन द केस ऑफ एन अमेंडमेंट बिल. बट जब अगर कोई संशोधन का बिल है, अमेंडमेंट बिल है, तो इसमें ऐसा नहीं है. अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल मेजोरिटीज, है ना. तो जो संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोविजन उसमें दो डिफरेंट तरीके के स्पेशल मेजोरिटीज का वर्णन है. इन द फर्स्ट प्लेस, दोज वोटिंग इन फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस. सो सबसे पहली बात क्या है कि जो वोटिंग इन द फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल, जो अमेंडमेंट बिल के साथ सपोर्ट में फेवर में वोट कर रहे हैं, शुड कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे क्या, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. जो सदस्य, जो सदन है उसकी जो सदस्यता है, नॉट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, जितने लोग वहाँ वोटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रही है. टोटल स्ट्रेंथ की बात यहाँ हो रही है कि जो सदन की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी हाफ होने चाहिए. लाइक लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ क्या है, 545, तो उसका आधा 272 से ज़्यादा है ना. सो 273 होने चाहिए कम से कम. साथ ही साथ सेकेंडली, द सपोर्टर्स ऑफ द अमेंडमेंट बिल मस्ट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट 2/3 ऑफ दोज हु एक्चुअली टेक पार्ट इन द वोटिंग. तो पहली चीज़ तो है कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा होना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये है कि उस बिल को 2/3 जितने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वहाँ पे प्रेजेंट है वोटिंग के लिए और उन्होंने वोट किया, उसमें से 2/3 से ज़्यादा लोगों को वोट करना, उसके समर्थन में वोट करना पड़ेगा. सो ये है स्पेशल मेजोरिटी का मीन. सो बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली इन दिस सेम मैनर. देर इज नो प्रोविजन फॉर ए ज्वाइंट सेशन. तो ऑर्डिनरी लॉ में क्या होता है कि अगर वो पारित नहीं हो रहा कभी कभी तो ज्वाइंट सेशन किया जाता है और लोकसभा राज्यसभा को मिला दिया जाता है और एक साथ पारित कर दिया जाता है. बट अमेंडमेंट बिल में ऐसा नहीं हो सकता है, ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता. इट हैज़ टू बी पास सेपरेटली इन द सेम मैनर. ये इसी तरीके से लोकसभा में और फिर राज्यसभा में, या फिर पहले राज्यसभा में उसके बाद लोकसभा में, किसी भी सदन में आ सकता है. दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है और पहले किसी भी सदन में जा सकता है. सो किसी भी सदन में आ सकता है बट ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकता. और हर एक सदन में वो इंडिविजुअली सही तरीके से ही पूरे उस विद बोथ द कंडीशन. पहला कंडीशन क्या, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का एटलीस्ट 50% से ज़्यादा वोट होना चाहिए. और दूसरा कंडीशन क्या, जितने लोग वहाँ पे वोटिंग किए उसके 2/3 मेजोरिटी उसको उन लोगों का प्राप्त होना चाहिए. नाउ कैन यू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिक्वायरमेंट. इसका हम रिक्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस देखते हैं. इन द लोकसभा देयर आर 545 मेंबर्स, देयरफॉर एनी अमेंडमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय मिनिमम ऑफ 273 मेंबर. तो लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, तो इसमें से 273, जैसा मैंने आपको बताया, हाफ, टोटल स्ट्रेंथ का हाफ 272.5. तो 272.5 से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, तो इट बिकम्स 273. तो कम से कम 273 मेंबर्स ऑफ लोकसभा शुड vote for in favor of that amendment bill. Even if only 300 members are present at the time of voting, the amendment bill must get support of 273 out of them.
सो इवन इफ अगर सिर्फ 300 लोग वहाँ पे उपस्थित है वोटिंग करने के लिए, तो भी 273 तो कम से कम उसको चाहिए ही चाहिए, तब हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ उसको पास होना ही होना होगा. But imagine that 400 members of the Lok Sabha voted in an amendment bill. How many members should support the bill to get the pass? तो ये सवाल का आप जवाब कैलकुलेट कीजिए कि अगर 400 मेंबर हैं तब कितने लोगों का होना चाहिए सपोर्ट के लिए. तो सबसे पहली चीज़ तो देखेंगे कि पहला तो 273 तो होना ही चाहिए, क्योंकि लोकसभा का जो मिनिमम टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज़्यादा तो होना ही चाहिए, 273 होना चाहिए. और फिर हम देखेंगे कि 400 का 2/3 कितना होता है. तो सो 400 का 2/3 कितना होगा, 266 पॉइंट समथिंग आएगा. तो 267 मेंबर्स होना चाहिए. सो अगेन इन दिस केस ऑल्सो 273 तो होने ही होंगे इस केस में भी. इन एडिशन टू दिस बोथ द हाउसेस मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल विथ स्पेशल मेजोरिटी सेपरेटली. और इसके साथ साथ ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि जो दोनों सदन है वो इंडिविजुअली अपने अपने सदन में स्पेशल मेजोरिटी पास करेगी सेपरेटली. दिस मीन्स दैट unless there is sufficient consensus over the proposed amendment, it cannot be passed. तो इसका ये मतलब है कि भाई जब तक sufficient consensus नहीं होगा, इतने लोगों की consensus नहीं होगी एक sufficient मात्रा में, ये amendment bill पास नहीं हो सकता. So if the party in the power enjoys very thin majority, it can pass legislation of its choice and can get budget approved even if the opposition does not agree. सो अगर कोई पार्टी जो सत्ता में है वो उसकी मेजोरिटी बहुत ही थीन है, वो बहुत कमज़ोर सरकार है, मतलब बस मेजोरिटी के आसपास ही है, सो दैट कैन पास द लेजिस्लेशन. वो कोई भी कानून अपने चॉइस का पास तो कर सकता है, बजट भी अप्रूव कर सकता है अपोजिशन के, इवन इफ अपोजिशन का एग्रीमेंट में हो या ना हो. बट इट वुड नीड टू टेक एटलीस्ट सम अपोजिशन पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस इफ इट वांटेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. बट अगर उसको संविधान में बदलाव करना है तो कुछ अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स को भी उसको कॉन्फिडेंस में लेना होगा. सो द बेसिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड द amending procedure is that it should be based on the broad support among the political parties and parliamentarians. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो पार्लियामेंटेरियंस है इनका ब्रॉड सपोर्ट होना चाहिए. यही बेसिक प्रिंसिपल है, यही निहित प्रिंसिपल है, सिद्धांत है इसके पीछे, स्पेशल मेजोरिटी के पीछे. Now the next topic is ratification by the states. So for some articles of the constitution special majority is not sufficient, है ना. बहुत सारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ विशेष बहुमत जो है स्पेशल मेजोरिटी वो पर्याप्त नहीं है. वहाँ पे रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, राज्यों द्वारा अनुमोदन की भी जरूरत है. आगे हम देखते कैसे. सो व्हेन एन अमेंडमेंट एम्स टू मॉडिफाई एन आर्टिकल रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट or articles related to representation, it is necessary that the states must be consulted and they give their consent. So अगर कुछ ऐसा amendment लाया जा रहा है जो एम करता है, जिसका लक्ष्य है कौन सा, पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे वो फैक्टिंग करता है ना, या स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, लोगों की प्रतिनिधित्व का से जुड़ा हुआ आर्टिकल है. एंड इन दैट केसेस स्टेट्स मस्ट बी कंसल्टेड. इनमें स्टेट्स को कंसल्ट करना होगा एंड उनको अपना कंसेंट देना होगा. सो वी हैव स्टडीड द फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमने अपने संविधान का जो संघीय नेचर है, प्रकृति है, वो हमने पढ़ा है. फेडरलिज्म मीन्स दैट द पावर ऑफ द स्टेट्स मस्ट नॉट बी एट द मर्सी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो फेडरलिज्म, संघवाद का क्या मतलब है, संघवाद का मतलब है कि जो राज्यों की शक्तियां हैं वो केंद्र की शक्तियों के मर्सी दया पे नहीं है. The Constitution has ensured this by providing that legislatures of the half the states have to pass the amendment bill before the amendment comes into the effect. So कोई भी amendment bill जो इन चीज़ों से, जो राज्यों से जुड़ा हुआ, ऊपर मैंने जैसा बताया इन राज्यों के इन मुद्दों से जुड़ा हुआ अगर कोई amendment bill लाया जा रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान है कि वो तभी लागू किया, उसको लागू करने से पहले, उसको उस अमेंडमेंट एक्ट को फोर्स में आने से पहले क्या करना होगा, हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर को उस अमेंडमेंट बिल को पास करना होगा, रेटिफाई करना होगा. वी कैन से दैट फॉर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटर और वाइडर कंसेंसस इज पॉलिटी इज एक्सपेक्टेड. तो हम कह सकते हैं कि संविधान के कुछ प्रावधानों के लिए काफ़ी बड़े मात्रा में कंसेंसस की जरूरत है, पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है. This provision also respects the states and gives them participation in the process of amendment. तो ये राज्यों को इज्जत भी देता है और उनका अमेंडमेंट के प्रक्रिया में उनका पार्टिसिपेशन भी लाता है. So at the same time, care is taken to keep this procedure somewhat flexible even in its more rigid format.
कंसेंट ऑफ ओनली हाफ द स्टेट्स इज रिक्वायर्ड एंड सिंपल मेजोरिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज सफिशिएंट। तो दो ये थोड़ा सा रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, बट एट द सेम टाइम इस प्रोसीजर को थोड़ा बहुत समवॉट फ्लेक्सिबल भी रखा गया। कैसे समवॉट फ्लेक्सिबल? क्या इतना रिजिड फॉर्मेट को भी समवॉट फ्लेक्सिबल कैसे रखा कि कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट नहीं है, कंसेंट ऑफ ओनली हाफ द स्टेट्स। सो 50% स्टेट्स का ही कंसेंट चाहिए एंड स्टेट्स लेजिस्लेचर में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी इन स्टेट्स। सो समवॉट flexibility has been kept. Thus, the amendment process is not impracticable even after taking into consideration this more stringent condition. तो ये stringent condition में भी हम ये कह सकते हैं कि जो संशोधन की प्रक्रिया है ये इम्प्रैक्टिबल नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि ये किया ही नहीं जा सकता, ये प्रैक्टिस में लाया ही नहीं जा सकता, ये लाया जा सकता है। प्रैग्मेटिक अप्रोच है, दो इट्स ए stringent but yes it's a practicable thing. So we may summarize that the Constitution of India can be amended through large scale consensus and limited participation of the states. तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान है, भारत का संविधान है, वो लार्ज स्केल कंसेंसस के साथ और राज्यों के लिमिटेड पार्टिसिपेशन के साथ बदला जा सकता है। द फाउंडिंग फादर्स टुक केयर दैट कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी ओपन टू इजी टेम्परिंग। सो हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, संविधान के जो फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजीली टेम्पर नहीं किया जा सकता एंड एट फ्यूचर जनरेशंस वेयर गिवन द राइट टू अमेंड। और बट उसके साथ उन्होंने फ्यूचर जनरेशन को क्या प्रोवाइड किया? राइट टू अमेंड, संशोधन का राइट, एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम। समय के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से भावी पीढ़ियों को उसमें ज़रूरत बदलाव और अमेंडमेंट करने का प्रोविजंस भी छोड़ा।